हेलो बच्चों, वेलकम टू जेड एकेडमी। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, दी जेड एकेडमी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने बेटा लेके आ गया हूँ अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2, जो कि अधूरा रह गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ही शानदार बैच चल रहा है यूट्यूब पे ऑनलाइन, और ये सारी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ 9th एंट्रेंस एएमयू और जामिया। ठीक है, तो जो भी क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, जामिया और एएमयू एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनका वेटेज ज्यादा है, हम लोग वो आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री। आप लोग जो है जाके अपने आप से चेक कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका लेक्चर देखने के बाद छूट नहीं सकता है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा स्केड्यूल है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीक जो है क्लासेस हुई थी, कि जो 2 जनवरी को हुआ था बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 हुआ था भाई आहद सर। ठीक है, आहद सर ने आके आपको ये पढ़ाया। उसके बाद बेटा, इसके बाद आते हैं आपके काजी उजैर सर, जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2 आपको पढ़ाया। ठीक है, सैटरडे में जो है जैद सर की क्लास नहीं हुई थी। देन आज जो है 4 जनवरी को मैटर्स ऑन नॉन मेटल्स पार्ट 2 लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। दिस इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2। ठीक है, तो बेटा बात जो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे खत्म हो चुकी थी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को करने के बाद, अब बारी है हम लोगों की कि हम देखें अच्छे से कि क्या होती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हुई थी लास्ट। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जरा गौर से देखिएगा बेटा, कि सारे बच्चों को समझना जरूरी है कि चैप्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोग बात करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इस चैप्टर के अंदर है, जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं भैया, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे कि पार्ट 2 देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उठाइए बुकलेट अपना, और भैया सॉल्व करना शुरू कर दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इन लेक्चर्स में कवर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, सुनिए 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 सुनिए, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको मेटल चेंज कर देना है। सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए। ठीक है, और उसका रिएक्शन आप करवाइए ऑक्सीजन के साथ, तो वो उसी का ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये बताया कि जैसे कोई मेटल आता है और वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाता है बेटा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा सर, अब ये मेटल ऑक्साइड के बारे में 2-3 बातें, हाँ सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूं आपसे मेटल ऑक्साइड, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो होता है बेसिक। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मतलब दुनिया में 3 ही चीजें होती हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, या तो कोई एसिडिक होगा, या तो कोई बेसिक होगा, या फिर कोई न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है ये। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा है, बेसिक होता है सर। ठीक है, अच्छा सर, अगर बेसिक होता है तो सर हमारे पास एक लिटमस पेपर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लिटमस पेपर हुआ करता था। और लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालते हैं तो ये हो जाता है रेड, ये हो जाता है रेड। ठीक है, और अगर आप लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप बेस डालते हैं या कोई बेसिक चीज रखते हैं, तो भैया ये हो जाता है ब्लू। तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए बताइए, मेटल ऑक्साइड अगर आपने लिटमस पेपर के साथ टच किया तो क्या होगा? तो भैया सीधी सी बात है कि लिटमस पेपर जो है वो जब बेस के साथ मिलता है और ये भी बेसिक होती है, तो आपका लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई। ठीक है, द मेटल ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस को ब्लू में कर देती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कोई परेशानी आता? ठीक है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन आती है हर बच्चे को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपनी पहली प्रॉपर्टी में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आपका थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक, ये देखिए, ये एरोज आपको ऊपर नीचे जाते हुए दिखेंगे। ये फॉर्मेट का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, कि पीपीटी जो है वो किसी और फॉर्मेट में बन गई है और इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए ये डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होगा, यहाँ देखिए सर, मेटल मैंने कर दिया मैग्नीशियम और उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सर कौन बच्चा कमेंट में बताएगा कि इसका नेचर क्या होता है? प्लीज यार, प्लीज प्लीज अभी वीडियो को रोक दो और देखो। सर इसका नेचर होने वाला है बेसिक, क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा सर, अगर मुझे
बेस बनाना है, अगर मुझे बेस बनाना है, सर एसिड तो बनाना आपने सिखाया नहीं, आगे आने वाला है, तो पहले हम लोग बेस बनाना सीखते हैं। सोचिए आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक, अगर आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है जो कि एक बेसिक चीज है, जो कि बेसिक ऑक्साइड भी कहलाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उसको पानी के साथ घोल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे सर, सर हमारे पास जो है MgO है, ठीक है, MgO को अगर हम डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, पानी के साथ। अच्छा एक याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो आपकी बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, मतलब ये है कि पानी के साथ डिसॉल्व तो होगी बट पार्शियली, और जैसे ही ये पानी के साथ डिसॉल्व होना शुरू करेगी, ये बनाएगा बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक बेस है। तो आपको एक बेस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बना के देखिए, ठीक है। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेरे प्यारे बच्चों एक बेस होता है भाई, एक बेस होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। पहले आपने मेटल लिया, ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, मेटल ऑक्साइड, उसको पानी में डाला, बेस तैयार हो गया। कोई जरूरत नहीं रटने की भाई, लंबी लंबी चीजें, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही। अब देखिए जरा अगला सर एक और मेटल ले लेंगे, ले लीजिए एक और मेटल, क्या परेशानी है। सर हमने लिया है यहाँ पे आयरन, लेकिन इस बार जो ऑक्सीजन है उसके अंदर वाटर भी है, मतलब मॉइस्ट एयर आपके पास है, मॉइस्ट। कोई बात नहीं, जैसे ही आपने इनको रिएक्शन करवाया तीनों चीजों को, आपको मिला आयरन ऑक्साइड। सर परेशानी ये है कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चे याद नहीं करते। देखिए आपका जो क्लास 9th वाला पार्ट होगा, ठीक है, वहां पे आपको सारी के सारे फॉर्मूला बनाने सिखाए जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड जो होता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, ठीक है। सर Fe2O3, अब भाई किसी से ही पूछ लेना Fe2O3 का नेचर क्या होता है, मतलब ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, किसी अपने क्लास के बच्चे से पूछ लेना, होगा ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन आपको ये वाली बात पता है कि भैया Fe2O3 एक मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक, कोई परेशानी की बात, ठीक है। सर इसी को हम लोग जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। प्लीज बेटा ये वाली बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा जरूर याद से, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आ जाते हैं हम लोग अपने अगले रिएक्शन की तरफ। सर इस बार हमने रिएक्शन का क्या करवाया, इस बार हमने कॉपर का रिएक्शन करवाया, ठीक है। फिर से हम लोगों ने जो है मेटल का रिएक्शन करवाया, और हमने ये सोचा कि एयर के अंदर क्या क्या होता है। सर एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एयर के अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है, मॉइस्चर भी होता है एयर के अंदर, ठीक है। तो अब आपका जो कॉपर है वो रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, तो जैसे ही कॉपर रिएक्ट करता है एयर के साथ, इसका मतलब कॉपर एक ही बार में इन तीनों से रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, CO2 से और ऑक्सीजन से। तो बेटा जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, प्लीज फोकस प्लीज, क्या कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है, अजीब अजीब से नाम आ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा है कॉपर कार्बोनेट। जब भी कॉपर इन चीजों से रिएक्ट करेगा, ये तीनों चीजें आपकी एयर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों को मिला के आप बोलते हो ग्रीन कोटिंग। क्या बोलते हो, ग्रीन कोटिंग, मतलब कॉपर पे लगने वाला एक तरीके का करोजन है ये, एक तरीके कॉपर को खराब करने का तरीका है ये, ठीक है। क्या है ये सर, इसको बोलते हैं ग्रीन कोटिंग। और इस ग्रीन कोटिंग का एक नाम भी होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट के नाम से बुलाया जाता है, और यही आपके कॉपर का जंग कहलाता है, यही आपका रस्टिंग ऑफ कॉपर कहलाता है, ठीक है। द ग्रीन कोटिंग इज करोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। याद रखिएगा रस्ट वर्ड जो है स्पेसिफिकली आयरन के लिए यूज होता है, मतलब आयरन अगर खराब होगा, करोड होगा, तो उसको हम रस्ट बोलेंगे, ठीक है। कॉपर के लिए हम लोग रस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ करोजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है प्लीज इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए चीजें किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं आगे, अगर नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ठीक है। सर अभी तो मेटल का रिएक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात है, अभी हुआ मेटल का रिएक्शन, अब होगा नॉन मेटल का। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हुआ, वहां बन रहा था मेटल ऑक्साइड, यहाँ बन जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई परेशानी यहाँ तक हमको नहीं है, ठीक है। सर ये बन गया हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड। सर एक नॉन मेटल सल्फर है, सल्फर को आपने मिलाया ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। सर सल्फर डाइऑक्साइड
मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता था, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता था, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक। एसिडिक बेटा, एसिडिक, बात समझ में आ रही है। और आपके पास अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड है और आपने उसको पानी के साथ डिसॉल्व कर दिया, पानी में घोल दिया उसको, तो बेटा वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्लास 9 10 में आपको बेस भी बनाना आ गया और आपको एसिड भी बनाना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, आपने उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, आपका बन गया यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सर सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने सुना है, सल्फ्यूरस नहीं सुना भाई। सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ये देखिए सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, बहुत आसान है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। अच्छा अब देखिए सर, मेटल का रिएक्शन और नॉन मेटल का दोनों का रिएक्शन ऑक्सीजन का हो चुका। अब करवाएंगे वाटर के साथ। अब देखिए ध्यान से, सर यहाँ पे है हमारे पास वाटर और हमने लिया है मेटल, मतलब अब हम करवाने वाले हैं मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। सर जैसे ही हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, बनती है दो चीजें, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस। इतना क्यों रुक रहे हैं सर, इसमें सुनिए, हाइड्रोजन एलिमेंट लिखा जाता है ऐसे, हाइड्रोजन गैस लिखा जाता है H2, दिस इज योर हाइड्रोजन गैस, जी मतलब गैस। बात समझ में आ रही है। अब कोई पूछता है कि अगर मेटल का, भयंकर क्वेश्चन है भाई, भयंकर क्वेश्चन, क्या कि अगर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा कौन सी गैस निकलेगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए बेटा, ये सीधा सीधा कंसेप्ट है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक मेटल गैस दैट इज सोडियम, और सोडियम का रिएक्शन करवाया मैंने वाटर के साथ, और आपको बना दिया मैंने भैया मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकला है आपका प्यारा प्यारा गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस। दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी के साथ जलने वाला फ्यूल में से एक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, हम सबको पता है, ठीक है। तो क्या याद रखें सर, ये बहुत रिएक्टिव है, ये हवा से भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हवा ना पहुंचे इसको केरोसिन ऑयल में, इसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है, सबमर्ज करके रखते हैं। ऐसे मान लीजिए ये केरोसिन यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ पे आपका Na रखा होगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ना पहुंच पाए, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी कि मेटल का रिएक्शन जब वाटर के होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे सारे प्यारे बच्चे, ठीक है। सर जो नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बस इतना याद रखिए कि नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लास 9 के एंट्रेंस में इतना ही पूछा जाएगा। अब सुनो ध्यान से, लेकिन फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ। स्पेशल पॉइंट है, नोट करके लिखना, नोट करके, कि फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ और बनाता है एक प्रोटेक्टेड चीज। सर क्या, सुनिएगा ध्यान से, सर होता ये है इसके अंदर कि जो आपका फास्फोरस है वो भैया रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ, ठीक है, एंड इसको बचाने के लिए इसको पानी में रखा जाता है। यार समझो 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 कि फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में रखते हैं इसको, ठीक है। सर केरोसिन में किसको रखते हैं, हाँ बिल्कुल सोडियम को, और पानी में किसको रखते हैं, फास्फोरस को, और हवा से बचाते हैं, ठीक है। ये कुछ खास तरह के पॉइंट्स होते हैं जो आपको अलग से अपनी कॉपी के अंदर नोट बना के लिखना, ठीक है। बात समझ में आती है, ओके। अगली चीज है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। देखो ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, NH3 जो होता है वो होता है अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। अब कोई ये पूछे आपसे कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सुनिएगा ध्यान से भाई। सबसे पहले आपको चाहिए नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको चाहिए वाटर H2O, फिर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और NH3 दैट इज अमोनिया, ठीक है। अब NH3 इज अमोनिया और NH4 इज अमोनियम, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पे अमोनिया आपको लगा, सर जैसे ही हमने चारों चीजें मिलाई आपस में रिएक्ट करेंगी ये, और ये बना देंगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हमारा बेकिंग सोडा कहलाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हमारा बेकिंग, प्लीज यार बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रख लेना, लिख लेना कहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
क्या कहलाता है भाई आपका, यही आपका बेकिंग सोडा है बेटा, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 और साथ में क्या निकलेगा NH4 सर, NH4 क्या होता है, अमोनियम Cl क्लोराइड, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये चारों चीजें रिएक्ट करती हैं तो बनता है आपका बेकिंग सोडा और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे बेटा, ठीक है। अगला सुनिएगा, अगला समझिएगा ध्यान से कि सर अगर मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा, तो ध्यान से सुनिए सर, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब है केमिकल्स, अलग अलग तरह के केमिकल से बनाता है बेटा, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड्स को सॉल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। प्लीज समझिएगा कि जैसे मैंने मेटल को लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम और एसिड है मेरा HCl और यहाँ पे जो सॉल्ट बना है वो बना है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में बना है बेटा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस पानी से रिएक्ट कर, प्लीज यार प्लीज देखो देखो कि पानी से जब रिएक्ट किया था मेटल का वाटर के साथ तब भी निकला था और एसिड के साथ कर रहे हैं तब भी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है सर, क्या लिखे नोट में, क्या लिखे नोट में बेटा, नोट में लिखिए कि कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ये छोटे एसिड से, कमजोर एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे के HCl और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। याद रखिएगा दो तरह के एसिड होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड, एक होते हैं डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड तगड़ा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। डाइल्यूट मतलब वीक एसिड, कमजोर किया गया एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl होगा, डाइल्यूट H2SO4 होगा, तो ये तीन कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और नोट क्या है, डू नॉट पुट। अच्छा एक मशहूर चीज है कि आपकी जो मदर है जब घर में जो छाछ होती है, जो बटर मिल्क होता है, उसका आप लोग कढ़ी बनाते हो घर में, कढ़ी पकौड़ा, ठीक है, या फिर आप अचार होता है वो भी खट्टा होता है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि डू नॉट पुट एसिडिक फूड इन आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर्स, ठीक है। इसमें और इसके बर्तन में आपको कोई भी खट्टी चीज नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि खट्टी चीज के अंदर होता है एसिड, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और अगर आपने एसिड का रिएक्शन देखना हो तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों में से किसी एक बर्तन में कोई एसिडिक चीज रख दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके मेटल है और आपने इनके अंदर एसिड, खाना तो आपका खट्टा है ना, बोल रहे कि एसिडिक फूड कभी इसमें मत रखिए क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन वहां पे हो जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट केमिकल है मतलब जहर है वो आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म टॉक्सिक सॉल्ट, ठीक है। वहां पे जो सॉल्ट बनाएगा वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो जाएगा अगर आप आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर के बर्तन में कोई भी एसिडिक फूड रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है आपने देख ली है मेटल की। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है नॉन मेटल की। नॉन मेटल बात ही खत्म करता है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, खत्म हो गई बात। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। अगली चीज, some non-metals react with hot and concentrated H2SO4 and HNO3 but no hydrogen gas is released। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा बेटा, ठीक है, समझने वाली बात है। कह रहे कि कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि एसिड कंडीशन क्या है कि सर एक तो वो एसिड हो, कंसंट्रेटेड हो, तगड़ा एसिड, और साथ में गर्म किया हुआ हॉट हो, ठीक है। तगड़े को और आपने गर्म कर दिया वो और पावरफुल हो गया, बोला तब जाके थोड़ा सा रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कर भी दिया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे कौन, नॉन मेटल्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, प्लीज लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, जो प्रॉपर्टी समझ में ना आए दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं बेटा। अगली है कि मेटल जो है वो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुका है, मेटल जो है हमारा वो वाटर से रिएक्ट कर चुका है, मेटल जो है वो एसिड से कर चुका है, अब मेटल बेस से रिएक्ट करेगा। अब जो है मेटल वो है बेस से रिएक्ट करेगा बेटा, यहाँ पे बेस से रिएक्ट करेगा। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है सम मेटल। इसका मतलब बेस से
सारे सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब सुनिए कौन सा। सर यहाँ पे हमारा एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हमारा है एल्यूमिनियम। ठीक है सर, ये है हमारा मेटल, ये है हमारा बेस, ये है हमारा बेस, ठीक है, और ये है हमारा एसिड और बेस, सॉरी मेटल। बेस और मेटल में जब रिएक्ट होगा ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। जी हाँ, NaAlO3 को सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है किसको, किसको, NaAlO3 को, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लीज नोट पे फोकस करिएगा कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नोट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भाई, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है, एक बार भरोसा करके देखो भाई, ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकाला जा चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना भी है, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाने। ठीक है, आपका इंटरनेट में कुछ छूट ना जाए, उसकी सबसे ज्यादा दिक्कत जो है, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा फिक्र मुझे है बेटा इसकी। ठीक है, अब सुनिए, सम नॉन मेटल्स, सर नॉन मेटल तो करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। सम नॉन मेटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। बेटा नोट है ये, नोट जब भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाए, चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कहते हैं, चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कहते हैं। बेटा ध्यान से सुन लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में अगर आगे बढ़ना है, आपको कमांड हासिल करनी है इसके ऊपर, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। बेटा ये मस्ट है, वीडियो को पॉज करके अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। एक निमोनिक बताता हूँ याद करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी केदारनाथ। ठीक है, बहुत ही रोमांटिक फिल्म है केदारनाथ। ठीक है, वो शायद बच्चों ने देखी हो। वहां से मैंने निमोनिक लिया है। क्या है वो निमोनिक, मैं आपको दिखाता हूँ जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने ये निमोनिक लिया है, वहां से लिखा हुआ है केदारनाथ, NATH नाथ, केदारनाथ, CA मतलब का, माली, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, फीके या फीके जैसा भी आपको ठीक लगे, फीके, फीके बनाता है। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निमोनिक है, निमोनिक रटना है पहले भाई 30 सेकंड, 30 सेकंड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू के बनाता है और पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये है निमोनिक। ठीक है, अब सुनना ध्यान से भाई, केदारनाथ, सर पोटेशियम का मतलब होता है कि, इसका सिंबल होता है के, तो के से हो गया केदार, नाथ में Na आता है सर, Na मतलब हो गया सोडियम, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मतलब Ca यहाँ पे कैल्शियम आ गया आपका। ठीक है, और ये आ गया आपका Mg मैग्नीशियम। ठीक है, तो Mg मतलब माली, M मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया, आलू Al यहाँ पे आ गया आपका एल्यूमिनियम, जिंक जरा, जरा, ठीक है जरा, Fe Fe मतलब आयरन। ठीक है, Pb लेड, प्लम्बम नाम होता है इसका, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, Pb। ठीक है, लेड का, पकाता है, P4 पकाता, H4 है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड पहले भी था, जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे आसानी के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे है आपकी रिएक्टिविटी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसी ऑर्डर में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है पोटेशियम सबसे ऊपर, सोडियम उसके ऊपर, कैल्शियम उसके ऊपर, मैग्नीशियम उसके ऊपर। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो क्या मुझे याद हो गई है रिएक्टिविटी सीरीज, क्या मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई है। ठीक है, अगर मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई है तो आगे की कहानी आसान है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज होगा तो याद रखिए, सबसे ऊपर वाला मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो इन सब की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सबकी रिएक्टिविटी घट रही। ठीक है, ठीक है, चलो चलो अब सुनना ध्यान से। मतलब ये है कि सर ऊपर तगड़ा मेटल, हाँ, उसके नीचे कमजोर, उसके नीचे उससे कमजोर। और याद रखिए, दुनिया का रूल है कि हमेशा तगड़े आदमियों ने कमजोरों को हटाया है, हमेशा तगड़े आदमियों ने कमजोरों को हटाया है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से भाई, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जगह से हटाने वाला रिएक्शन। सर कौन हटाएगा, तगड़ा मेटल कमजोर मेटल को हटा देगा।
तगड़ा मेटल कमजोर वाले को हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डायरेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा अब जरा सुनते रहना भाई, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। आपको तो याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज, आपको तो रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना। अब सुनिए सर, यहाँ पे आप दो मेटल देख पा रहे हो सर, यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे आयरन। अब देखो केदारनाथ का माली वाले में कौन ऊपर है, कॉपर ऊपर है कि आयरन ऊपर है? सर कॉपर सिल्वर गोल्ड तो नीचे थे, तो आयरन ऊपर हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आयरन अगर इस पे अटैक कर देगा तो इसको जगह से हटा देगा। आयरन ने रिएक्ट कर दिया कॉपर सल्फेट पे और हटा दिया यहां से कॉपर, और आयरन जो है सल्फेट के साथ यहाँ पे खुशी खुशी रहने लगा और बेचारा कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया। क्यों हुआ? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद करी है तो आप ये 1 सेकंड में कर दोगे रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा यार, प्लीज लिख के बता दो। अगला रिएक्शन है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास FeSO4 है, उसका रिएक्शन कॉपर के साथ हो रहा है, प्लीज आंसर बताओ। सर हमें क्या फिर से इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? हाँ बेटा, हर बार चेक करना पड़ेगा। तो सर मैंने तो ये देखा कि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, तो बेटा जब कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर अटैक करेगा, जब कमजोर किसी ताकतवर पे अटैक करेगा तो क्या ताकतवर भाजा हटेगा? नहीं हटेगा। जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, वो नहीं हटेगा। इसका मतलब ये अटैक तो करना चाहेगा इसको भगाने के लिए, लेकिन ये इसको भगा नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से आपको अपना दिमाग खुला रखना है और रिएक्टिविटी सीरीज पे काम करो भाई साहब, ठीक है। ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगला रिएक्शन देखो जरा ध्यान से। सर यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे है जिंक। सर हमने फिर से दो मेटल देख लिए, एक है कॉपर एक है जिंक, ठीक है। सर कौन ऊपर कौन नीचे चेक करिए कि सर केदारनाथ का माली आलू, जरा मतलब जिंक, सर जरा मतलब जिंक, हाँ ठीक है। जरा फीके पकाता है सर कॉपर से, कॉपर तो बहुत नीचे है सर, तो बेटा ये स्ट्रांग हो गया, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। जब ये इस पे अटैक कर देगा जिंक, तो कॉपर को बेचारे को मजबूरन बाहर निकलना पड़ेगा और जिंक सल्फेट के साथ SO4 के साथ यहाँ पे खुशी खुशी रहने लगेगा। ये हमारा कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये देखिए कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। जिंक का होता है सिल्वरी व्हाइट, जिंक सल्फेट का क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैंने करके दिखाया, अब आप सब लोगों को कमेंट फिर से करना है। जरा इस रिएक्शन का आंसर बताइए, जरा इस रिएक्शन का आंसर बताइए कि जिंक सल्फेट मेरे पास है और कॉपर है। सर क्या यहाँ पे दो मेटल दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं, ठीक है। सर अब रिएक्टिविटी चेक करो। हाँ जी बिल्कुल चेक करो सर। क्या कि सर कॉपर तो नीचे है, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ऊपर है और ये इस पर रिएक्ट करेगा, ये इस पर रिएक्ट करेगा, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या ये वीक एलिमेंट, वीक मेटल स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाले को, ज्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल को हटा पाएगा? सर नहीं हटा पाएगा। तो कितनी रिएक्ट करने की कोशिश करें, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन। क्या सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? बेटा इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। अगला रिएक्शन जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन को क्लियरली लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए FeSO4। मेरे सारे प्यारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे बेटा, ठीक है, कि क्या आंसर होने वाला है। देखिए ये देखिए जरा ध्यान से। सर यहाँ पे क्या हुआ? सर यहाँ पे एक आयरन है हमारे पास और एक जिंक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, जरा फीके, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, इस पर अटैक कर देगा तो Fe निकल जाएगा बाहर और ZnSO4 के साथ यहाँ पर रहने लगेगा, Fe बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, खतरनाक रिएक्शन बोलते हैं इनको। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली, आप 1 सेकंड में कर लोगे। अगला रिएक्शन सारे बच्चे कर दें, सर जरा फीके, जरा ऊपर है फीके नीचे, जरा ऊपर फीके, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये अटैक करेगा, लेकिन क्या अटैक हो पाएगा? सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जवाब हो जाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। तो क्या मेरे सारे प्यारे पढ़ने वाले बच्चे कर पा रहे हैं? चलिए एक मुश्किल सवाल कर लेते हैं। मुश्किल सवाल क्या है? मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल ये है कि बर्न चारकोल एंड कलेक्ट द गैस। आपने चारकोल जलाया। अच्छा चारकोल, लकड़ी के कोयले को चारकोल कहते हैं, पत्थर वाले कोयले को कोल कहते हैं। क्लियर कर लो अभी।
लकड़ी के कोयले को चारकोल कहते हैं, पत्थर वाले कोयले को कोल कहते हैं। इस तरह की बेसिक चीजें आपको जेड अकेडमी बहुत सारी चीजें आपको समझाई जाती है जो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर आपने जो है चारकोल को बंद कर दिया और गैस को जमा कर दिया। भाई आपने लकड़ी का कोयला जलाया, वहां से कुछ गैस निकलेगी। अब सुनिए, आपने उसको इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन ये कहता है नेचर ऑफ द गैस बताओ, नेचर ऑफ द गैस बताओ। बहुत बहुत भयानक क्वेश्चन है। और इक्वेशन लिख दो रिएक्शन की। अरे सर ये क्या कह दिया आपने बेटा, नेचर ऑफ द, बेटा चारकोल होता क्या है? चारकोल ब्लैक कलर का होता है। सर चारकोल होता है कार्बन, और कार्बन को आप जलाओगे तो जला दुनिया की कोई भी चीज जलाओगे, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा चारकोल का, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलेगी? सर CO2 गैस निकलेगी। CO2 का नेचर कोई बता देगा? सर CO2 का नेचर आपने, सर ये तो ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये तो कार्बन क्या होता है? सर मेटल, नॉन मेटल। बेटा कार्बन तो नॉन मेटल होता है। सर अगर कार्बन नॉन मेटल होता है, अगर कार्बन नॉन मेटल होता है तो इसका मतलब ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। और दुनिया को पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी पढ़ाया था, एसिडिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेचर ऑफ द गैस बताइए भैया, ये तो होता है एसिडिक। इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन लिख दीजिए। लीजिए मैम, ये लिख दिया हमने इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और करने से पहले कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा था यार, प्लीज यार भाई, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन, क्या कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको अभी फैसला लेना होगा कि क्या आप सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के बारे में तो प्लीज जेड अकेडमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, भयंकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अलॉयज के ऊपर एंट्रेंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन के फला फला अलॉय बता। भैया देखो सीधी सी बात है कि स्टील एक अलॉय होता है, ठीक है। किससे बना होता है? क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से, ठीक है। क्रोमियम, निकल, कार्बन। इसके अलावा बेटा एक ब्रास होता है हमारे पास अलॉय, कॉपर से, जिंक से बना होता है। निक्रोम, निकल से और क्रोमियम से, निक्रोम, ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम से और एल्यूमिनियम से, ठीक है। ब्रॉन्ज, कॉपर से और टिन से। एक होता है एल्निको, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्निको, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ये रटने वाली चीज है, ये आपको रटनी है, ठीक है। और रटना इतना मुश्किल भी नहीं है बेटा, रटना आसान है, रटने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? ये रटने वाली बात है। अगला देखो ध्यान से। सर ये क्या है? कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं और बनाते हैं बेस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है भैया। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल के क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुल के क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड पानी में घुल के क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हैं कुछ चीजें वेरी वेरी IMP, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार प्लीज ये चीजें याद कर लो यार, कसम से क्वेश्चन कर दो इनके ऊपर यार, 100-200 याद हो जाएगा। अगला है सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। सल्फर ऑक्साइड पानी में घुला, क्या बनाया? सल्फ्यूरस एसिड। फिर सल्फर ऑक्साइड पानी में घुला, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। SO3 SO4 मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। नाइट्रोजन घुल गया पानी के साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया नाइट्रिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये एसिड होता है जो आप पीते हो, कैंपा कोला, थम्स अप, कोका कोला, ठीक है। कार्बन, ठीक है। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं होता, इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड ये होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। नाइट्रिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड, HNO3, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है बात? CO2 और कोल्ड ड्रिंक का मीठा पानी, H2CO3, दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। आपको पीछे ये दोनों एसिड अच्छे से मैं बता चुका हूं बेटा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अगला देखिए कुछ जरूरी बातें। क्या है जरूरी बातें? बहुत ही ध्यान सुनिए। सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है, ठीक है। भैया गैस नॉन मेटल मतलब ये है कि मेटल जो यहां पे देखो आप, नॉन मेटल सॉलिड, नॉन मेटल लिक्विड, नॉन मेटल गैस। मतलब नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, ठीक है।
सर गैस वाले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। सर ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, हाँ जी, जो आप अंदर इनहेल करते हो। नाइट्रोजन भी आपके लंग्स में जाता है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स है। सॉलिड कौन कौन से हैं, लिक्विड कौन कौन से हैं, और गैस कौन कौन से हैं। इसी तरह अब सुनिएगा ध्यान से, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अभी मैंने आपको बताया था, कुछ होती है एसिडिक ऑक्साइड्स, कुछ होती है बेसिक ऑक्साइड्स, कुछ होती है एसिडिक ऑक्साइड्स, सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उनको कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको याद करना पड़ेगा, जी सर बिल्कुल। दो ही ऑक्साइड है आपके सिलेबस में, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती है जो दोनों से रिएक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैंने यहाँ पे लिखा ZnO, यहाँ पे लिखा ZnO, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, जी सर ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। अगर ये एसिड है तो ZnO बेस की तरह बिहेव करेगी क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर ये बेस है तो आपका ZnO एसिड की तरह रिएक्ट करेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोगली ऑक्साइड्स जो एसिड की तरह भी बिहेव करती हैं और बेस की तरह भी बिहेव करती है। बेटा प्लीज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कांसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, जो आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 22.6 GCm, ठीक है, की पावर 3। ये आपको याद रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स में ये जो यूनिट है बेटा, ये डेंसिटी की यूनिट है, ठीक है। ये ऑस्मियम ऐसा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब घनापन, ठीक है। किसी के बाल घने होते हैं मतलब उसके सिर में ज्यादा बाल है, किसी के बाल घने नहीं होते मतलब उसके सिर तो आपका नॉर्मल एक लगभग एक ही साइज का रहता है सबका, लेकिन उसमें बाल कितने नहीं है, इसलिए मैं डेंसिटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेंसिटी मतलब घनापन जितना होता है, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा किसी एलिमेंट में उतना ही ज्यादा वो, या एटम्स हो गए जितने ज्यादा उतना ही घना माना जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अमंग मेटल्स के बीच में टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। सर कितना है, 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड मरकरी जो है उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो आपको पता है लिक्विड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी, आप सबको पता है। ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है, एक कार्बन की शक्ल है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ग्रेफाइट एक कार्बन की शक्ल है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मगर कार्बन का एक ऐसा शक्ल है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सर क्यों होता है, क्यों कर लेता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वो तो नॉन मेटल है। हाँ बेटा, क्योंकि उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, आपने भी देखा, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सॉलिड के नाम है, मैंने आपको बताया था कि गैस के नाम है, ठीक है। ये है लिक्विड, ब्रोमीन विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जरूरी बात है, याद रखिएगा। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी से बात हो चुकी है, लो होता है, ठीक है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3730 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सर ये जो हमारे पास एलोट्रॉप है, जो शक्ल है कार्बन की, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा खतरनाक है। सर मेटल से भी ऊपर चला गया है, तो हाँ मेटल का था 3400, यहाँ पे है 3730 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अदर एक्सेप्शंस आर कार्बन, बिस्मथ, सिलिकॉन व्हिच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कार्बन, बिस्मथ और सिलिकॉन जो है, सॉरी बोरॉन, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन जो है उनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। दीज आर जस्ट फैक्ट्स, ये आपको ऐसे कैसे ही याद कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगले फैक्ट्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। भाई मेटल की डेंसिटी हाई होती है नॉर्मली, और नॉन मेटल जो होते हैं वो लो डेंसिटी के मालिक होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। डायमंड जो कि काफी हैवी होता है, उसकी भी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है बेटा, प्लीज याद रखिएगा, ये बात मैंने पहले भी आपको
पता ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एक्सेप्शन कार्बन फाइबर, आपने सुना होगा फरारी में या जो निंजा H2 बाइक होती है उसके अंदर ये हम लोग कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत सुपर कार्स होती हैं उसके अंदर मेटेलिक बॉडी नहीं होती, कार्बन फाइबर, ये बहुत मजबूत होता है और बहुत हल्का होता है, ठीक है। गैस सॉरी कलर, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन जो गैस होती है उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, ठीक है। ब्रोमीन का होता है ब्राउन, आयोडीन वायलेट होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस होती है, ये आपको पता है क्योंकि आप हर सेकंड अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर रहे हो। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, निकल एंड प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करते, किससे किससे, वाटर से या स्टीम से। स्टीम का मतलब हो गया कि आपने पानी को बहुत गर्म कर दिया, ठीक है, और वो जाके स्टीम बन गया, ठीक है। आमतौर पे कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, कुछ हॉट वाटर से कर जाते हैं, कुछ स्टीम से कर जाते हैं, लेकिन बेटा ये जो लिस्ट दी गई है ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद कर लेनी, ठीक है। अगला है पॉइंट, लेड इज अ मेटल बट इट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। प्लीज प्लीज ऐसी बातों को छोड़िएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का सामान है, ठीक है। जो लेड है आपका वो एक मेटल है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन लेड नहीं होता है, लेड नहीं होता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। जैसे Fe2 पॉजिटिव, जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। मेटलॉइड मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कि जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। एक मेटलॉइड है सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, ठीक है। आयरन हम अपनी दो कंडीशन में पाया जाता है, एक होता है Fe2 पॉजिटिव और एक होता है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है हमारा आयरन इज फेरस, अगर ये 2 पॉजिटिव में है तो उसका नाम पड़ जाएगा फेरस, और अगर ये 3 पॉजिटिव वाला है तो उसका नाम होगा फेरिक, ठीक है। अच्छा, एक और खतरनाक क्वेश्चन जो आता है बेटा, क्या आता है, फिनोप्थिलीन जो एक इंडिकेटर है, जैसे लिटमस था ना, लिटमस, ठीक है, ऐसे ही एक फिनोप्थिलीन होता है, ठीक है। जो फिनोप्थिलीन जो है वो पिंक कलर देता है, सर कब, जब उसका रिएक्शन बेस से होता है, ठीक है, और जब एसिड से होता है तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, अगर आप उसमें बेस डालोगे पिंक हो जाएगा, ठीक है, एसिड डालोगे तो कलरलेस रहेगा। अब सुनो ध्यान से, अल्कलाइन एक वर्ड लिखा हुआ है, अल्कलाइन जो है वो बेस को ही कहा जाता है, आप बस इतना रखिए। आमतौर पे उन बेस को कहते हैं जो बेस अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, उनको अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे चैप्टर खत्म करने की एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि ये हमारा चैप्टर भैया खत्म हो चुका है, थैंक यू सो मच। लेकिन 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 एक अनाउंसमेंट आपको करनी है कि हमारा जो ये चैप्टर है, जो चैप्टर हमारा अभी खत्म हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर रुकना नहीं है, मैं इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस लेके आ रहा हूं बेटा, ठीक है। हर वीक का स्केड्यूल हमारा अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे आके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख सकते हो। मैं ये कह सकता हूं आपसे यहाँ से खड़े होके, जेड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से, कि अगर आपने ईमानदारी के साथ इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है यूट्यूब से, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, जेड एकेडमी आ जाओ अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो, ठीक है, मैं सुनूंगा आपकी बात ईमानदारी के साथ, ठीक है। ये शानदार फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, ठीक है, हया मैम है हमारी, वसीम सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आज सर जबरदस्त टीचर बायो पढ़ाते हैं, ठीक है, काजी उजैर सर मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको हंसाते रहते हैं, ठीक है, जैद सर बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं यार, एक अच्छे फैकल्टी हमारे पास है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ जो है इस इन चार चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए और अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो भाई आप जेड एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर वीडियो बना रखा है, प्लीज आप जाके उसको भी देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बेटा, ओके।